10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरू और मैं इस शो में रहेंगे आपके साथ और हमारा साथ देंगे राजेश सतपुते और आशीष बहेती पिछले शो से। उसके अलावा एसबीआई सिक्योरिटीज़ के सुदीप शाह और निर्मल बांग से विकास सालुंखे हमारे साथ जुड़ेंगे। नतीजों पर बातचीत के लिए कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देवाशीष मुखर्जी से करेंगे खास बातचीत। और आज मंगलवार है तो मतलब हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस में आज केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया होंगे। उनसे जानेंगे आज की कुछ रॉकेट कॉल्स। लेकिन एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं और मार्केट में इस समय क्लियरली एक डिवाइडेड हाफ है। जहां तेजी वहां बड़ी तेजी और जहां मंदी वहां बड़ी मंदी। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक बार संवर्धन मदरसन वापस लेकर आइए। 100 क्रॉस करता हुआ ये स्टॉक एसीसी, जेके सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, इंडिया सीमेंट और सारे के सारे मेटल स्टॉक्स नैल्को, हिंडाल्को, वेदांता, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, सब में वन वे तेजी इस समय। सारे के सारे स्टॉक इस समय डे हाई पर। लेकिन अगर आप नीचे वाले शेयर देखेंगे तो वहां पर भी इस तरीके की लिस्ट मिलेगी आपको। कैनफिन होम्स, नवीन फ्लोरिन, इंटरग्लोब एविएशन, आईटीसी, एसबीआई लाइफ, इंटेलेक्ट डिजाइन, अतुल लिमिटेड, लार्सन एंड ट्यूब्रो, एलटीटीएस, परसिस्टेंट सिस्टम्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको इस समय लोअर लेवल की ट्रेड भी दिखाई देंगी। तो बीरो मिक्स बैग कहेंगे इसे। एशियन पेंट्स नंबर से पहले। अच्छा, आज क्रूड का बड़ा इंपैक्ट है। एशियन पेंट्स गिरा, आपका बीपीसीएल गिरा नंबर से पहले। यहां पर भी अच्छे इंपैक्ट आ रहे हैं। जी हाँ, देखिए इंडस्ट्रीज पे हम बहुत बात कर चुके हैं आज और आपको जो सुबह की अप्रोच है मालूम ही चल गई होगी। बट अनुज, थोड़ा सा अगर रिविजिट करना हो इंडस्ट्रीज को, क्योंकि हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं हम। कल भी हमारा कुछ बिहेवियर ऐसे ही था। हम कॉल राइटर्स के जोन में एंटर करने में घबरा रहे हैं। कल हमने एक अटेम्प्ट लिया लेकिन 19,800 पे एंटर नहीं कर पाए। आज हमने एक अटेम्प्ट लिया, अभी तक 19,700 में एंटर करने में सक्सीड नहीं हो पा रहे हैं। बैंक निफ्टी 46,000 के ऊपर नहीं टिक पा रहा है अभी। क्रॉस कॉम्बिनेशन है, एसबीआई बैकफुट पे एचडीएफसी बैंक अच्छा कर रहा है। मैसेज क्या है इस वक्त? मैसेज यही है वीरू कि प्रीएम्प्ट ना करें आज ट्रेड। प्रीएम्प्ट ना करें। जो मैं सुबह भी कहा था, एक बार 19,650 टू 19,700 में स्टेबिलिटी और 19,700 के ऊपर निकले। देखिए आज ट्रेड कहां पर है। नॉर्मली हम कहते हैं कि आप वेट करिए, आपके जोन में आए तो ट्रेड करिए। आज ट्रेड कहां पर है? डे हाई निकलने दीजिए। आज डे हाई निकलने दीजिए। डे हाई अगर निकल गया तो आपकी ट्रेड है, क्योंकि तब आपका जितने भी सब शॉर्ट्स होंगे फिर वो कवर करना शुरू करेंगे। तो उसके लिए आज डे हाई का वेट करें, उसके बाद ही ट्रेड लें। आज प्रीएम्प्टिव ट्रेड ना लें, क्योंकि प्रीएम्प्टिव ट्रेड लेने में आज थोड़ा सा रिस्क है। अनुज, मैं कविता जी को बोल रहा था कि विक्स लीजिए। आपके लिए बोलना पड़ेगा, आपको विक्स भी लेनी पड़ेगी, गरारे भी करने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। अब आपकी खांसी जो है वो ये मेरे को मैसेज आया, किसी ने भिजवाया कि कविता जी को तो मिक्स बोल दिया आपने, अनुज को कुछ नहीं बोला, इसीलिए बोल रहा हूं। पार्शल नहीं हूं मैं। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं और हमारे साथ स्क्रीन पे पूरा का पूरा पैनल मौजूद है। सुदीप से एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेंगे पहले। सुदीप, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सुदीप, आपका इंडस्ट्रीज पे व्यू और आपके 2 कन्विशन ट्रेड, उसके बाद विकास जी के पास जाएंगे। इंडस्ट्रीज पे व्यू आपका। गुड मॉर्निंग वीरू जी। निफ्टी में हम देख रहे हैं आज सुबह से पॉजिटिव ओपनिंग के बाद थोड़ा इंडेक्स प्लैटन हुआ है और जहाँ पे जैसे आईटीसी में सेलिंग प्रेशर है, बैंकिंग में थोड़े बहुत हम ऊपर से एक्सिस बैंक और ये सारे बैंक्स में थोड़ा प्रेशर देख रहे हैं। एंड सामने रिलायंस एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है, सीमेंट स्टॉक्स में मूव आ रहा है। तो मुझे लग रहा है आज जो हिसाब से फर्स्ट हाफ रहेगा, मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्रीमियम मीटिंग डे रहेगा जहाँ थोड़े प्रीमियम्स में इरोजन हम देखेंगे। और ओवरऑल 19,620, 19,630 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा आज के दिन के लिए। अगर हम 19,700 का पुट देखेगा तो 19,700 के पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। और अगर वहां पे लास्ट 2-3 दिन का अगर हम ट्रेडिंग एवरेज देखें तो अराउंड 80-85 रुपीज का होता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 19,620 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा पुट राइटर्स पर्सपेक्टिव से भी, वो जोन डिफेंड करने के लिए। एंड जब तक हम इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो सेकंड हाफ में देयर इज अ चांस कि हम 19,730, 740 की तरफ जाए, पर बहुत बड़े मूव नहीं दिख रहे आज मुझे लग रहा है आज एक रेंज बाउंड डे रहेगा 19,620 नीचे की तरफ और 19,740 ऊपर की तरफ। एंड मुझे लग रहा है आज जो पॉकेट्स में जैसे ध्यान रहेगी, जैसे मेटल्स, जैसे अपने स्टार्टिंग शो के स्टार्टिंग में कहा नैल्को, वो इंसिडेंटली मेरा एक कॉल भी है। नैल्को हम देख रहे हैं कि नेशनल एल्यूमिनियम में 91, 92 के लेवल के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। पिछले 2-3 दिन में हमने कंसोलिडेशन भी देखा। एक बड़े पहले तो एक लास्ट वीक एक बहुत बड़ा मूव आया था 84 से 92, 93 तक। एंड देन हमने पिछले 3 दिन में एक कंसोलिडेशन देख के आज एक
फॉलो अप मूव देख रहे हैं हम इसके अंदर। तो मुझे लग रहा है यहाँ से ये स्टॉक खरीदा जा सकता है, डेली वीकली दोनों टाइम फ्रेम पे बहुत बढ़िया है। तो 91 के स्टॉप लॉस से 100 का टारगेट हमें यहाँ पे हम देख पाएंगे। दूसरा एक पॉकेट जहाँ पे आज ज्यादा एक्शन हम देख रहे हैं वो है डिफेंस के स्टॉक्स। तो जैसे जीआरईसी में पिछले 6-7 दिन का जो कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन के बाद हमने एक ब्रेकआउट देखा और चार्ट ऑलरेडी पॉजिटिव था, बुलिश ट्रेजेक्टरी में था। ऊपरी लेवल पे हमने एक कंसोलिडेशन देखा और कंसोलिडेशन के बाद आज हम ब्रेकआउट देख रहे हैं। तो डेली वीकली दोनों टाइम फ्रेम पे स्टॉक पॉजिटिव है। स्टॉक अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी होल्ड कर रहा है पिछले काफी सेशंस से। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 615 के स्टॉप लॉस से 665 का टारगेट हम जीआरएसी में आता हुआ देखते हैं अगले 2 से 3 सत्रों में। चलिए, तो ये हो गए सुदीप के कॉल्स। विकास जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड्स क्या होंगी? गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखो, ओवरऑल मार्केट का सेटअप यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल पे ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे मिक्स ट्रेड यहाँ पे देखने मिलेंगे। इंडिगो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट जो लेवल थी 2640 की, उसको इसने आज इंट्राडे में ब्रेक कर चुका है। और ऑलरेडी अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो इंडिगो ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा था। लास्ट ऑलमोस्ट 10-15 दिन इसी रेंज में ऊपर में हर्डल ये फेस करते हुए देखने मिल रहा था। आज उसने जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था 2640 का, वो जस्ट ब्रेक कर चुका है। तो मुझे लगता है ये जो प्रेशर है यहाँ से और इंक्रीज होते हुए देखने मिलेंगे। जो उसका आईडीएक्स है वो भी यहाँ पे अभी वीकनेस के साइन दिखाना स्टार्ट कर चुका है। तो इंडिगो यहाँ पे सेल करके जाना चाहिए। नीचे में 2520 का टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस 2670 का स्टॉप लॉस लगा के इसको सेल कॉल लेके जाना चाहिए। बाई साइड में रहेगा हिंडाल्को में हमने देखा कि एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे कंप्लीट कर चुका था। जो उसने लास्ट 2 वीक पहले एक मूव लिया था, उसके बाद एक रिट्रेस कर चुका था, वापस 430 से वापस वो बाउंस करना स्टार्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है 430 के स्टॉप लॉस से हिंडाल्को को बाय करना। ऊपर में जो टारगेट बनते हुए देखने मिल रहा है वो 458 के आसपास का। तो 458 के टारगेट के लिए हिंडाल्को बाय करना है 430 के स्टॉप लॉस। ओके, मेटल्स पे खासा फोकस है अब तक जुड़े मेहमानों का, सुदीप का भी और विकास का भी। राजेश सतपुते जी, आपके ट्रेड्स क्या रहेंगे? तो वीरेंद्र जी देखिए, एक बाय रहेगा एक सेल रहेगा। मेटल्स एंड सीमेंट से कुछ अलग सोच रहा था मैं। तो देखिए, सेल करना है तो डेफिनेटली इंडिगो एक पहले रडार पे था लेकिन कवर हो चुका है। तो जो नेक्स्ट काउंटर रहेगा दैट विल बी टाटा केमिकल। इसका स्ट्रक्चर वीक है और स्टॉप लॉस भी छोटा होगा। 980 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा केमिकल सेल करेंगे। प्योरली स्विंग ट्रेड है। इसका टारगेट बनेगा 955 के आसपास का। तो टाटा केमिकल में सेल करें। और एक बाय रहेगा वो रहेगा एसबीआई कार्ड्स। देखिए, इस मॉर्निंग में यहाँ पे जबरदस्त स्ट्रेंथ दिख रही है। 870 के ऊपर का बाय बनेगा। 862 का या 860 का अदर स्टॉप लॉस रखे एसबीआई कार्ड्स में। और ये जो ब्रेकआउट आ रहा है इसका टारगेट कम से कम 900 का होगा। ओके, चलिए फिर अब मेरे ख्याल से आशीष बहेती जी की कॉल्स रह गई। आशीष जी, आपकी प्रेफर्ड पिक्स इस समय की? जी अनुज जी, एक ही प्रेफर्ड पिक रहेगी एक्चुअली। एचडीएफसी बैंक हमें लगता है कि एक अच्छे स्पॉट पे है और वापस तैयार हो रहा है 1700 को टेक ऑन करने के लिए। तो 1720 के टारगेट के लिए एचडीएफसी बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1675 का। दूसरा जो हमने सुबह अंबुजा सीमेंट डिस्कस किया था, हमें लगता है कि उसमें भी स्टॉक में बने रहने की सलाह है। अभी सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके 427 के करीब वैसे कर ले। मुझे लगता है कि इसमें 440 के टारगेट जल्दी देखने मिल सकते हैं। फिर ये इस समय की कॉल्स। अब एक काम करते हैं, पहली तिमाही में कैनरा बैंक के नंबर्स अनुमान से अच्छे रहे हैं तो बात कर लेते हैं बैंक की मैनेजमेंट से। बैंक की ब्याज से कमाई 27% बढ़ी है, तो मुनाफे में 75% का जंप आया। साथ ही 31 तिमाहियों में ना सिर्फ एनआईएम सबसे ज़्यादा रहा है बल्कि जीएनपी रेशो भी सबसे कम रहा है। नतीजों पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देवाशीष मुखर्जी जुड़ गए हैं। देवाशीष जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर आपका व्यूज जानना चाहूँगा, क्योंकि नंबर्स ठीक ठाक रहे हैं लेकिन इस क्वार्टर में जो बैंकों के लिए रिस्क था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर शायद एनआईएम थोड़ा कम होगा। आपके केस में भी वो हुआ है, थोड़ा ही कम हुआ है लेकिन फिर भी नंबर हेल्दी है। यहाँ पर इस समय आउटलुक क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि प्रेशर ऑन एनआईएम तो थोड़ा बहुत रहेगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट थोड़ा बढ़ने का ट्रेजेक्टरी में है अभी भी। बट हमें उम्मीद है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर में ये स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमने जो अपना गाइडेंस में बोला है कि 3.05 हमारा निम रहेगा, वो रहेगा फॉर मार्च 24।
चलिए ठीक है, तो ये हो गई बात NIM की। एक आपके क्वार्टर में जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि जो स्लिपेजेस थी वो थोड़ी सी हायर आई, वो क्यों हुआ और उस पर कोई गाइडेंस अगर आप देना चाहें एसेट क्वालिटी पर तो। सही है। ये हम पिछले 2 साल से दे रहे हैं कि हमारा जो स्लिपेज है उससे ज्यादा हम रिकवरी करेंगे, तो ये गाइडेंस, तो ये ओवरऑल गाइडेंस आप मान के चले ऑन अ क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस, दैट इज नंबर 1। यस, इस क्वार्टर में थोड़ा सा स्लिपेज हमारे उससे ज्यादा हुआ है जो हमने सोचा था। इसका वजह ये था कि ये फर्स्ट क्वार्टर था और इस क्वार्टर में थोड़ा सा मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग, थोड़ा लोग वाग का चेंज होता है, तो बट इस क्वार्टर से आप देखेंगे कि जो हमारा स्लिपेज है दैट विल बी टोटली कंट्रोल्ड, और जैसे हम पिछले क्वार्टर्स में दिखाए हैं हमारा परफॉर्मेंस इन स्लिपेज मैनेजमेंट वही हम मेंटेन करेंगे, तो उसमें हमें कोई इतना प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है स्लिपेज मैनेजमेंट पे। इस मैनेजमेंट में कोई बड़ा चैलेंज नहीं होगा मुखर्जी साहब मानते हुए। सर ये बताइए कि कासा की रेशो क्या रही आपकी और कासा को लेकर आउटलुक, और एक और चीज़ जो कि आपके नंबर्स में क्लियरली एविडेंट है कि आप इस वक्त थोड़ा सा कॉर्पोरेट लोन्स में उस बुक पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वहाँ की ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं रादर देन फोकसिंग ऑन रिटेल लोन। इसकी वजह, कारण क्या है? आप इंडस्ट्री से थोड़ा सा हट के चलना क्यों चाहते हैं? देखिए, मैं पहले कासा का रिप्लाई देता हूं। हिस्टोरिकली हमारे बैंक में कासा थोड़ा सा कम है, कासा परसेंटेज, लेकिन इस क्वार्टर से हमारे बैंक ने कई नए प्रोडक्ट्स लाए हैं टू गार्नर न्यू SB अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट्स, तो ये प्रोडक्ट्स काफी पॉपुलर हो रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस प्रोडक्ट्स को मार्केट में स्टेबलाइज होने में, लेकिन इस बीच में हमारा जो सेविंग्स बैंक है, सेविंग्स बैंक का लेकिन ग्रोथ रहा Q on Q एंड YOY बोथ। करंट अकाउंट में थोड़ा सा नेगेटिविटी रहा है, लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि हमारा जो सेविंग्स बैंक अकाउंट है उसमें बोथ Q on Q एंड YOY में ग्रोथ है, सो दैट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव सिग्नल, मैं ये कहूंगा। और आगे हमारा जो गाइडेंस है वो हमने आपको बताया ही है कि इस 33% को आगे बढ़ा के हम थोड़ा बेटर परसेंटेज में लेके आएंगे। रही बात आपका कॉर्पोरेट लोन बुक का, देखिए कॉर्पोरेट लोन में हमने पहले भी आपको ये बताया था कि हमारा रैम और कॉर्पोरेट का परसेंटेज 55-45 ही रहेगा, और इस बार भी हमने वो मेंटेन किया है। तो इसका मतलब ये रहा कि खाली कॉर्पोरेट लोन बुक हमने नहीं बढ़ाया है, हमारा जो रैम लोन बुक है वो भी, उसमें भी काफी हमारा YOY और QOQ में भी बढ़ोतरी हुई है। रैम क्रेडिट में लगभग YOY 13% का ग्रोथ रहा, रिटेल में 11% का रहा, एग्रीकल्चर में करीब 20% का रहा। तो ये एक ओवरऑल बैलेंस्ड ग्रोथ के तरफ कैनरा बैंक हर वक्त गया है और आगे भी जाएगा। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑल द बेस्ट आपको अगले क्वार्टर्स के लिए। चलिए, ये बात हो गई कैनरा बैंक की। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सुशील केडिया जुड़ेंगे हमारे साथ। ओके, सुशील केडिया जुड़ गए हमारे साथ, केडियानोमिक्स के फाउंडर, और जानते हैं कि इस समय कहां पर तगड़ा एक्शन उनको दिखाई देगा। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो एज यूजुअल हम रॉकेट कॉल से शुरुआत करेंगे क्योंकि वो अब आदत बन गई है हमारी, तो बताइए इस समय की आपकी रॉकेट कॉल।
देखिए, रॉकेट्स को भी बीच बीच में विश्राम की जरूरत पड़ती है। मार्केट वाइड एक करेक्शन लगता है शुरू हो गया है, तो नए रॉकेट्स की संख्या को अभी हमने जानबूझकर सीमित रखा है। आज मैं सिर्फ एक ईआईडी पैरी को ऐड करूंगा। पिछले 2 दिनों में हमारे सब्सक्राइबर्स ने, क्लाइंट्स ने ईआईडी पैरी लिया है, चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट आया है। मुझे यहाँ से भी आप 6 महीने 8 महीने का व्यू लेकर बैठेंगे तो यहाँ से भी 60-70% ईआईडी पैरी में भाव बढ़ने में कोई भी प्रकार का संशय नहीं लगता है। ओके, चलिए, तो इंडिसेस पर अब जो 2 दिन की क्लोजिंग हो रही है, क्या वो एक इंडिकेशन दे रही है सुशील जी कि यहाँ से अब शायद वो जो एक इम्पेंडिंग करेक्शन जिसकी आप लगातार चर्चा भी कर रहे थे वो शायद आने की तैयारी हो रही है? देखिए, इंडिसेस और साथ ही हम एक ही तर्ज में इंडिसेस के कंस्टिट्यूएंट स्टॉक्स दोनों को एनालाइज कर लें तो अगर स्क्रीन पे मेरी ये चार्ट दिख पा रही है, पीसीआर अगर आप कैसे डिस्प्ले कर रहा है निफ्टी की जो चार्ट है, तो जिस दिन ये हाईएस्ट भाव आए, देखिए कैसी क्लाइमेक्टिक एक ऊपर की लपक आई, अगले दिन ये बिल्कुल जैसे गैप डाउन हो गया। लगातार 4 दिन से फिर ये निफ्टी जो नीचे बंद आ रही है, तो एक रिवर्सल हो चुका है। मुझे अगला सपोर्ट निफ्टी का 19,385 पे दिखता है, और चूंकि जिस कदर ये तेजी बेतहाशा भागी है, तो नया रुख, अगर नया दौर बन भी गया कोई सब्सटेंशियल करेक्शन का, तो उसे में बहुत टुकड़े टुकड़े में और सावधानी से खेलना पड़ेगा। 19,385 अगर टूटा, 18,600 की हम बात सोचेंगे। और बैंक निफ्टी ने देखिए पिछले 1 साल में ना लगातार बार बार ये किया कि जब भी निफ्टी का टॉप होता है, बैंक निफ्टी फाइनली बड़े रिलक्टेंस के साथ निफ्टी के साथ शुरू में पार्टिसिपेट नहीं करती है, 4-5 दिन स्ट्रगल करने की कोशिश करती है, उसके बाद एक साथ चली जाती है। तो बैंक निफ्टी ने भी देखिए ग्रेवस्टोन दोजी का जो पैटर्न दिया पिछले बृहस्पतिवार को और शुक्रवार को, और ये जो कल उसका कॉन्फर्मेशन था, तो आज भी है जिसके ऊपर नहीं जा पा रही है। इंट्राडे में 200-300 पॉइंट्स के खेल चलेंगे, तो एक बार के लिए ये कह देना कि मान लेना कि इंडिसेस में तेजी थम गई है, तो बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, और मंदी का व्यापार देख देख कर स्टॉप लॉस के साथ बनाना पड़ेगा। और इंडिविजुअल जितने भी कंपोनेंट्स हैं, बहुत ही कम एफ&ओ के स्टॉक्स बचे हैं जहां पे हमें क्वालिफाइड अच्छे पैटर्न्स मिले तेजी बनाने के। बेचने में कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक्स को भय नहीं लग रहा है। बहुत बड़ी संख्या में एफ&ओ के स्टॉक्स जिनमें सेल्स ट्रिगर हो गए। इंडिसेस में देखिए इंडिविजुअल स्टॉक के मूवमेंट के अलावा स्टॉक्स के कोवेरिएंसेस भी काम करते हैं, तो आप एक साथ कोवेरिएंसेस को कंप्रेस कर दो, इंडिविजुअल स्टॉक्स में बड़े बड़े करेक्शन आ जाएंगे, इंडेक्स में नहीं आएंगे। 10% इन्फोसिस एक झटके में गिर गया, एचडीएफसी बैंक धराशायी हो गया एक ही बार में, रिलायंस में इतना बड़ा गैप डाउन हो गया, एबीबी सीमेंस कमिंस एक झटके में चले गए 4-4, 5-5%, और फिर भी इंडेक्स को जो फर्क नहीं पड़ा। तो इंडेक्स का जो छल है वो अपनी जगह पर है, इंडेक्स का जो बल है वो अपनी जगह पर है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में बेच बेच के कमाने के एफ&ओ में अब अवसर काफी ज्यादा है, और लेके कमाने के अवसर बड़े कम है। सुशील जी, एक स्पेस जहां पे वीकनेस पहले से ही थी और अब अर्निंग्स भी सपोर्ट नहीं कर रही हैं, केमिकल बास्केट, एसआरएफ हो गया, यूपीएल हो गया, टाटा केमिकल हो गया, नवीन फ्लोरिन हो गया, दीपक नाइट्राइट, यहाँ पे आपका व्यू क्या कहता है? ये सारे के सारे चारों स्टॉक्स जो आपने कहे ना, इनकी अपनी अपनी अलग अलग धुरी है। तो मैं आपको टाटा केमिकल्स की चार्ट पहले दिखाऊं। मैं टाटा केमिकल्स को बेचूंगा नहीं, ये साइडवेज, मुझे लगता है टाटा केमिकल्स साइडवेज महीने 1.5 महीने और टाइम पास करने के बाद इवेंचुअली 1200 की तरफ पिछलेगा। ये कठिन दौर है, यहाँ पे आप जॉबिंग कर सकते हो, इन्वेस्टिंग करके कमा सकेगा, ना कोई स्पेकुलेशन करके कमा सकेगा। जब तक टाटा केमिकल्स 900 के नीचे नहीं जाता है, 1200 की आशा में बनाए रखूंगा, और जब जब ये 900 के आसपास आएगा तो मैं इसे लूंगा। बाकी आपकी अगर ये चार्ट आप एसआरएफ की देखो, एसआरएफ का फ्यूचर्स बिल्कुल अलग तर्ज पर है। ये किसी भी टाइम यहाँ से एक बॉटमिंग आउट वापस रिवर्सल ट्रेड दे सकता है। ऑलरेडी जितना टूट गया है, तो मैं इसको यहाँ से भी बेचने की हिमाकत नहीं करूंगा। जो जिसका ऑलरेडी ये शॉर्ट बन गया, तो वो यहाँ पे आप 2074 का स्टॉप लॉस रखिए। एक संभवतः यहाँ से रिवर्सल बन के वापस 2600 आ जाए। और आपने कौन से नाम कहे थे केमिकल्स में? नवीन फ्लोराइन, दीपक नाइट्राइट, यस, नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्राइट भी हम आते हैं। तो देखिए नवीन फ्लोराइन तो एक डिस्ट्रीब्यूटिव ही चार्ट था काफी टाइम से, और ये शनै शनै अगर घटता हुआ अगर आ जाए नीचे 3200 के आसपास तक, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। चूंकि ये फ्यूचर्स में है, तो लोग लालायित हो सकते हैं शॉर्ट करने के लिए। जब तक ये 4090 का घर नहीं तोड़ता है, इसे शॉर्ट वॉट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नॉइजी स्टॉक है। ये वापस कभी भी आपको फिर से एक रिबाउंड दे सकता है। और
दीपक नाइट्राइट की फ्यूचर्स एनएससी की चार्ट देखिए, बीएससी की चार्ट्स लिक्विड है, तो दीपक नाइट्राइट्स भी देखिए एक नीचे का झटका अगर आया 1840-50 का, तो हो सकता है वहां से वापस एक ट्रेडिंग बाई बन जाए। ये स्टॉक सारे साइडवेज रेंज में है, कोई बड़े ट्रेंड में नहीं है। 200-300 मतलब 15% ऊपर नीचे की रेंज में सारे चल रहे हैं। तो बड़ा ट्रेंड कमाने के लिए कोई उनको बड़ा शॉर्ट करके 30-35% कमाई हो जाए या 30-35% कमा लेंगे, दोनों ही बातें सारे के सारे केमिकल्स के स्टॉक्स में नहीं लगती। ओके अच्छा, केमिकल्स पे आपने अपना व्यू एक्सप्रेस किया यहाँ पे सुशील जी। अब आते हैं आईटीसी पे। कल आपने आईटीसी पे कोई ट्रेड लिया था क्या? और आईटीसी में जो कल कैंडल क्रिएट हुई है उसके बाद आज उसका कंटिन्यूएशन, ये एक इन्वेस्टर के लिए प्लस एक ट्रेडर के लिए क्या मैसेज है आपके मुताबिक? आईटीसी में अब ये जो बड़ा एक ट्रेंड रिवर्सल आ चुका है, ठीक है, आईटीसी ने बहुत छकाया बहुत सताया, ये जो बड़ा ट्रेंड रिवर्सल इसमें आ चुका है, यहाँ पर कोई तेजी कर सकने की तो जगह बची नहीं है। ये सारे के सारे ट्रेंड लाइंस इसकी टूट गई है, ठीक है। एक ही दिन में जब इतना झटके से गिर गया, 500 वाला सीधा 460 तक आ गया है, तो अब आपको रिबाउंड्स के अंदर ही इसको कोशिश करनी पड़ेगी। देखिए डेली चार्ट से अगर मैं जंप कर गया हूँ 5 मिनट चार्ट पे, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है और मोमेंटम डाइवर्जेंट है। ये रिबाउंड अगर दे देता है तो 470 के स्टॉप लॉस से अभी भी इसमें शॉर्ट का ही ट्रेड बनता है। आईटीसी ना 200 से लेके 350 तक तो इसने अच्छा पैसा दिया और उसके बाद इसमें हमें बार बार पैसे लगे। तो मैं जो चीज थोड़ी सी मेरे लिए कठिन साबित हुई है बीते दिनों में, मैं या तो बहुत ही छोटे सौदे करूंगा या साइड से दूर से बैठ के तमाशा देखूंगा। ओके अच्छा, पिछले बार आपने बंधन बैंक की बात की थी। बंधन बैंक स्टेबल रहा है उस दिन से। क्या तैयारी कर रहा है बड़े ब्रेकआउट की? और एफएनओ में कोई और स्टॉक जो आपको पसंद आ रहा हो? ये तो क्या है ना कि अब बाजार का रंग देखिए ऐसा है, कोटक के रिजल्ट खराब नहीं थे, कोटक को दे मारा। बंधन बैंक के रिजल्ट खराब थे, तो ये जो प्री पोजिशनिंग का जो कंसेप्ट आपने बनाया ना अनुज, कभी अगर टेक्निकल एनालिसिस की किताब लिखी मैंने जीवन में, तो मैं उस पर एक चैप्टर आपके इस प्री पोजिशनिंग के कंसेप्ट पे डिवोट जरूर करूंगा। ऑलरेडी इतना घट करके जब पैटर्न तैयार था और यहाँ ला करके जो उसके खराब रिजल्ट आए, उसके बाद ये जो 98.5 लाख शेयर्स का जो ब्लॉक ट्रेड हो गया उस दिन, इस स्टॉक ने यहाँ से पक्का ट्रेंड रिवर्सल दे दिया। जब तक समझ लीजिए 212 के नीचे नहीं जाता है, हमें यहाँ से 100 रुपए की तेजी लगती है रिस्पेक्ट ऑफ निफ्टी। अब जो बिल्कुल अंडर परफॉर्मर स्टॉक्स रह गए, चाहे कॉर्पोरेट अंडर परफॉर्मेंस की वजह से, चाहे स्टॉक की वजह से, मैं आपको अगली चार्ट दिखाऊं जैसे इंडिया सीमेंट की, तो अगर ये स्टॉक बाकी लास्ट 1.5 महीने की तेजी में करेक्शन ही देता गया, ये चला भी बड़े लेट से, तो मुझे लगता है ये 450-500 रुपए जाने की जो साइकिल स्टॉक की स्टार्ट हो गई थी 165 से, अब उसके अंदर में एक अगला पड़ाव वापस शुरू हो रहा है कि 200 वाला 280 सब हो जाए। आज इसने एक नया ब्रेकआउट दे दिया। तो सिलेक्टिवली कुछ स्टॉक्स तो हमेशा ही एफएनओ में भी रहेंगे जो बिल्कुल अंडर परफॉर्मर्स थे, वो जो चल जाएंगे। तो इंडिया सीमेंट्स और बंधन बैंक दो ढंग के लॉन्ग लगते हैं, पर बहुत बड़ी संख्या में सामने एफएनओ में, चाहे आप टाटा स्टील बेच दो, हिंडाल्को बेच दो, आप वेदांता को शॉर्ट कर दो, मतलब मेटल शॉर्ट है, आईटी चल नहीं रहा है, केमिकल साइडवेज है, ये मारुति टेल्को सब बड़े करेक्शन की तैयारी कर चुके हैं। तो जितने भी जो सो कॉल्ड ग्लैमर स्टॉक्स जिनको लेने का मन करता है वो करेक्शन में चले गए, और जिन्हें आपका लेने का मन नहीं करता, इंडिया सीमेंट या बंधन बैंक, वो चलेंगे। तो बाजार की मर्जी है, वो जैसे चलेगा ट्रेडर्स को उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। आईटीसी की तो बात हो गई, लेकिन बाकी की जो एफएमसीजी पॉकेट है, लीवर हो गया या फिर एशियन पेंट्स हो गया, यूनाइटेड स्पिरिट्स, डाबर, यहाँ पर चार्ट्स क्या कह रहे हैं सुशील? एशियन पेंट्स की मलाई निकल चुकी है, और ये कल जिस तरह का इसने रिवर्सल दिया है ना, उसमें मतलब फ्राइडे को इतना बढ़िया का क्लोज देने के बाद भी सीधा एक साथ ये गैप डाउन रिवर्सल हो गया। तो मैं रूल आउट नहीं कर सकता कि एक और नया हाई नहीं बन सकता है, वो जगह रखनी पड़ेगी और सौदे को टुकड़े टुकड़े में बनाना पड़ेगा। अब ये देखिए इतनी जो तीव्र, इसकी तीक्ष्ण जो अप ट्रेंड लाइन है, जिस दिन ये एशियन पेंट्स 3430 के नीचे गया, शॉर्ट सेल का कैंडिडेट हो जाएगा, और अगला मोड जो है ना इसमें, ये वापस 2500-2600 रुपए के लेवल तक ये एशियन पेंट्स, और उसके पीछे बर्जर की भी चार्ट वैसी है। जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हॉर्स था कंज्यूमर स्पेस में, तो टाटा कंज्यूमर भी अब देखो कैसे वॉबली हो गया बिल्कुल, कि अभी टाटा कंज्यूमर की भी जो है ना अप ट्रेंड लाइन जा चुकी है, अब ये यहाँ पे खाली साइडवेज करेक्शन देगा। लीवर तो ऐसे टूट गया जैसे हिंदुस्तान लीवर नहीं हो, ये कोई बहुत छोटी मोटी सी कंपनी हो। तो इतना स्ट्रॉन्ग क्लोज था इस दिन, आप देखो इतना स्ट्रॉन्ग क्लोज था, और एक झटके में इतना बड़ा गैप डाउन और सीधा कोलैप्स हो गया। तो लीवर एट एनी राइजेस, कुछ लोगों को आपको हेड एंड शोल्डर भी नजर आएगा। ये बड़ा पॉपुलर पैटर्न है मासेस के साथ, हालांकि मैं इस पैटर्न में ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ।
हेड एंड शोल्डर भी अभी 2670 की तेजी नहीं लगती और लीवर वापस आपका शने शने घटते घटते अगर ये वापस 2400 आ जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो एफएमसीजी भी अब डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ऑयल एंड गैस के तो सारे स्टॉक्स करेक्शन में हैं। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो अगर लुढ़क जाएगी, बात बात में पे बात हो जाए, जो एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो हमारे मेगा बाइज थे जिनमें दोनों में 150% की रिटर्न आ गई। अब रशियन पेमेंट्स की इशू, खराब क्वार्टरली रिजल्ट्स और शार्ट दोनों की टूट चुकी है, तो पूरा मुनाफा खा के वहां से निकल जाना चाहिए। कोई शॉर्ट भी करे तो खराब ट्रेड नहीं है। तो बहुत कम ही स्टॉक्स बचे हैं। मतलब इसको ओके। बोलने अगले अगले 1000 पॉइंट की निफ्टी को डाउन साइड अगर आ जाती है तो उसको खेलने के लिए आप ये पूछो ना कि क्या बेचा जाए, तो मैं बोलूंगा कि 2-4 ही स्टॉक्स उनको छोड़ के जो जी मैं बेच लो। चलिए, अभी अभी वो नहीं पूछता हूँ मैं, एक बार कंफर्मेशन आ जाएगी तब पूछूंगा। अभी तो मेरा थोड़ा सा झुकाव, आपने ऑलरेडी बता दिया सारे के सारे कौन कौन से बेचने हैं, तो कुछ बचा नहीं है। एक और मुझे आपसे सवाल पूछना था, ये दो मीडिया स्टॉक्स में काफ़ी मोमेंटम है, दोनों के दोनों एफ&ओ स्टॉक्स, जी एंटरटेनमेंट और सन टीवी, दोनों को आपने ट्रैक किया है, खासतौर से जी को। यहाँ पर सुशील अब क्या व्यू होगा? ये जी में तो हमारा बहुत बड़ा मेगा भाई है। और ये सन टीवी की चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ। सन टीवी एक अंतिम धोखा दे सकती है। ये देखिए सन टीवी की चार्ट को। ये जो है ना, जी के जैसे 5 वेव पैटर्न नहीं कि जिसमें बहुत बड़ी कोई रीवैल्यूएशन हो जाए, स्टॉक की री रेटिंग हो जाए या कोई बहुत बड़ा कोई वैल्यूएशन चेंज हो जाए। ये ट्रेडिंग स्पर्ट था। मुझे लगता है कि सन टीवी अगर वापस 415-20 आएगा तो वहां जरूर लेना है। शॉर्ट सेलिंग करने के लिए सन टीवी 1-2 दिन और रुकना पड़ेगा। इस सिग्नल को कंफर्म होने दीजिए। बट बिल्कुल टॉपी फॉर्मेशंस बन रहे हैं यहाँ पे, कोई सन टीवी जोर से बढ़ जाए। तो सन टीवी के वेटेज के कारण आप अगर मीडिया एंटरटेनमेंट इंडेक्स को देखोगे तो उसमें भी जो एक बार 30% तक के करेक्शन की जगह दिखती है। तो अब आते हैं अगर जी पे, जी में भी एक बार करेक्शन आएगा यहां से, ऐसा लग रहा है, पर वो मेरे लिए सिर्फ एक करेक्शन होगा। देखिए जी इतना रोबस्ट 5 वेव पैटर्न दे चुका है। अगर किसी कारण, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा और इसलिए मैं इसको शॉर्ट भी नहीं करूंगा, अगर ये किसी कारण से जी वापस 195-200 आ गया तो मुझे लगता है लूट का भाव होगा, उसको दबोच लेना चाहिए। और हो सकता है ये आया ही नहीं, अगर ये आज के हाई के ऊपर वापस निकल गया अगर जी, तो हो सकता है जी बढ़ता रह जाए और जी में करेक्शन नहीं आए। और तीसरा स्टॉक जो अगर आप देखोगे कि ईवीआर, जिसपे हम बहुत भयंकर तेजी के मन में थे कि ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न बन गया है, यहाँ से 2700 की चाल निकल जाएगी, वो एक बार के लिए मैं रिवाइज करना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा धोखेबाज किस्म का पैटर्न बना है, ये एबीसी बन गया। तो हो सकता है कि पीवीआर भी वापस 1300 मिल जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। पर ये स्टॉक्स इतने ज्यादा वॉलेटाइल हैं कि हर एक रिटेल ट्रेडर को, जो ज्यादा आपके टीवी चैनल को देखते हैं, बहुत छोटे सौदे करने चाहिए। ये बड़े सौदे करने लायक स्टॉक्स नहीं है। ओके, चलिए, तो ये इस समय हो गए आपके मीडिया सेक्टर में कुछ तेजी के शेयर्स। कोई और सेक्टर्स या स्टॉक्स, पिछली बार जैसे आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग कैश मार्केट के नाम सजेस्ट करे थे, एक बार टीटीएमएल आपने बोला था, एक दो और स्टॉक्स आपने बोले थे, ऐसा ही कोई और इंटरेस्टिंग नाम सुशील जो दिमाग में हो? मेरी पैरी तो हुई है और एक सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको आता है बीएससी में, तो मैं, आप नहीं छेड़ते हो तो बात मैं छेड़ देता हूँ। मैं अभी भी इस भाव से और लूंगा, लेंगे जब ये पीली लकीर टूट जाएगी 745 के ऊपर जाने पे इसमें वापस मोमेंटम रिज्यूम हो जाएगा। इतना चलने के बाद बीएससी 7-8-9 दिन से थोड़ा सा माइल्ड करेक्शन देके सिर्फ एक फ्लैगिंग पैटर्न बना रहा है और 745 के ऊपर ये चला तो अगला पड़ाव 900, इवेंचुअली शने शने करते करते से 1200। और अनुज, एक बार जब बाजार थोड़ा सा भारी लग रहा है ना, तो दुनिया भर के एडवेंचरस नए स्टॉक्स ऐड करने का मन नहीं है। नई बाई में हम सिर्फ अब ईआईडी पैरी ही बोलना चाहेंगे, उसी पे फोकस करेंगे। अच्छा, इंश्योरेंस और एएमसी के स्टॉक्स जिसमें हमने पिछले 3 महीने बेतहाशा तेजी करी, वो सबका मुनाफा भी खा लिया और एक एक करके सारे के सारे लाइन से शॉर्ट सेलिंग के लिए बेस्ट कैंडिडेट्स हैं। ये सीधी लकीर में ऊपर आए और मुझे लगता है अगर ये मार्केट वाइड करेक्शन आ गया तो सीधी लकीर में बहुत ज्यादा जोर से गिर जाएंगे। शॉर्ट सेल एएमसी स्टॉक्स एंड इंश्योरेंस स्टॉक्स, वन बाय वन ऑल ऑफ देम। ओके, चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स सब पर बात करने के लिए। एज यूजुअल अगले ट्यूसडे को फिर मुलाकात होगी आपके साथ। और इसके साथ ही वीरू और मुझे भी दीजिए इजाजत। और माँ